आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर में सबसे पहला पॉइंट आता है कि शेयर क्या होता है। वैसे आप लोगों ने बिजनेस स्टडी में क्लास 11th में तो पढ़ा ही होगा कि भाई कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है। हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? शेयर। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी की टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल 5 लाख है फॉर एग्जाम्पल। तो ये 5 लाख रुपए की कैपिटल कोई एक शेयर होल्डर नहीं लगाता, बहुत सारे मिलके पैसा लगाते हैं। मान लो इस एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए फिक्स की गई है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे? 5,000 शेयर। यानी कंपनी 5,000 शेयर में डिवाइडेड है, उसकी अपनी कंपनी ने अपनी कैपिटल को 5,000 शेयर में डिवाइड किया हुआ है। अब मान लो कोई, जैसे मान लो राम है, राम उस कंपनी के 300 शेयर खरीदना चाहता है, तो वो कंपनी को कितने पैसे देगा? 30,000। राम जिसके पास 300 शेयर है, जो 300 शेयर परचेज करना चाहता है, वो कंपनी को कितने रुपए देगा? 30,000 रुपए टोटल। लेकिन ध्यान रखना, ये 30,000 रुपए शेयर होल्डर जो है कंपनी को एक साथ नहीं भिजवाता, या ये कह लो कंपनी वो 30,000 रुपए एक साथ नहीं मंगाती, इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके मंगाती। कि भाई ऐसे कर, तुझे 100 रुपए का शेयर है, तुझे 300 शेयर खरीदने हैं, तो ऐसे कर 100 रुपए में से ना पहले 20 रुपए भिजवा दे। तो राम कितने पैसे भिजवा देगा हमारे पास? 6,000। फिर कंपनी कहती है कि हमने आपको 300 शेयर अलॉट, उसने अप्लाई किया है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन की मनी। उसने 300 शेयर के लिए अप्लाई किया और 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से हमारे पास भिजवा दिए 6,000। हमने उसके घर भेजे अलॉटमेंट लेटर कि हमने आपको सिर्फ जो है 300 शेयर अलॉट कर दिए हैं, तो जी अब ऐसा करो 40 रुपए और भिजवा दो। तो राम हमें कितने रुपए और दे देगा? 1,000 रुपए। 100 रुपए में से कितने रुपए मिल चुके हैं हमको? 60। 100 में से हमें कितने मिल चुके हैं? 60। अभी भी कितने रह गए? 40। भाई 100 रुपए का शेयर है, 60 अगर मिल गए तो बाकी 40 रह गए। तो हमने थोड़े दिन बाद ऐसे का 30 रुपए और भिजवा दो जी। तो राम हमें कितने रुपए और भिजवा देगा? 9,000। ये होगी फर्स्ट कॉल। तो ये थी पहली एप्लीकेशन, फिर थी अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर जो लास्ट लास्ट कॉल होगी उसे फाइनल कॉल बोल देते हैं। तो इस तरह से कंपनी जो है थोड़े थोड़े करके पैसे मंगाती है, और हम उसी हिसाब से फिर उसकी एंट्री करते हैं। आज हम इसी को ही रिकॉर्ड करना सीखेंगे। बट उससे पहले हमें शेयर का मतलब तो पता चल गया, बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के शेयर होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है। थ्योरी पॉइंट ऑफ से, थ्योरी पॉइंट ऑफ से जो एग्जाम में थ्योरी आती है उसके पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ, वैसे उसका न्यूमेरिकल में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है। तो कंपनी की जो कैपिटल, हमने 11th में सबने पढ़ा होगा, कंपनी की जो कैपिटल है वो शेयर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होते हैं प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। नाम से ही पता चल रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है। इक्विटी मतलब समानता, प्रेफरेंस मतलब जिनको प्रेफरेंस है। तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को, प्रेफरेंशियल शेयर के जो ऑनर होते हैं, होल्डर वाला कहलाते हैं वो, उनको किस चीज की प्रेफरेंस होती है? बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा, बताओ। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को इक्विटी के कंपैरिजन में किस चीज की प्रेफरेंस होती है? वेरी गुड। कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो शेयर होल्डर को बांटती है एज ए डिविडेंड। तो कंपनी जब शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है तो पहले प्रॉफिट में से डिविडेंड किसको मिलता है? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट किसको मिलता है? अच्छा, जैसे मान लो 20% है रेट ऑफ डिविडेंड, एक प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 20%। तो किसका 20%? यही आंसर देते हैं बच्चे, 20% ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का 20% नहीं, कैपिटल का 20%। यानी इन्होंने जितनी कैपिटल लगाई है उस कैपिटल का 20%। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्या आशमन? नीम? आ रही है सर। हाँ आ रही है सर। हेलो? हाँ हाँ जी, आ रही है सर, आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है। देखना मैं दूर हो गया हूँ तो क्या अभी भी आ रही है? मुझे डाउट है, मेरा ईयरफोन काम कर रहा है कि लैपटॉप काम कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, सही आ रही सही, है सर। ईयरफोन से ही आ हाँ, रही है। चलो ठीक ठीक। तो क्वेश्चन था, मैं क्या पूछ रहा था, हाँ, कैपिटल का 20% हम उनको डिविडेंड देंगे जो भी बनता है। और क्या डिफरेंस है? ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ।
ठीक है, वरना मेरे को थ्योरी पढ़ाने का कोई शौक नहीं है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी इसलिए करा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लो। अरे रख दो यार, मैंने कहा है कुछ नोट करना है, क्यों हिल जो बेचारा खड़े रहो, जब बोलूंगा तब निकाल, बस अब हिलना मत। शांत। दूसरा डिफरेंस क्या है इक्विटी और प्रेफरेंशियल में? बिजनेस स्टडी क्या है, बात की पढ़ी है तुमने 11 में? थोड़ा तो याद होना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बताओ। इक्विटी, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल शेयर। गुड मॉर्निंग सर। किसमें, इक्विटी में? इक्विटी में, हाँ ठीक, बिल्कुल सही जवाब है, वो हो गया कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट पर किसका राइट होता है? पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर का। और उसमें से वो कितना देंगे कितना नहीं देंगे कंपनी डिसाइड करती है। प्रेफरेंशियल का फिक्स रेट होता है। वेरी गुड। इक्विटी होल्डर को डिसीजन मेकिंग पावर होती है। मैनेजमेंट में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर ही करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उन्हीं का तो रिस्क है, कंपनी में रिस्क ही उनका है, उनको तो फिक्स रेट से मिलना, तो चलते बनेंगे। रिस्क तो सारा इक्विटी का है, तो डिविडेंड डिसीजन अथॉरिटी भी इक्विटी शेयर होल्डर के पास ही होती है, मैनेजमेंट अथॉरिटी। अच्छा, किसी ने, जो बच्चे ऑनलाइन है, किसी ने कुछ पूछना हो ना, हैंड रेज कर देना, मैं जरा ईयरफोन नीचे रख रहा हूँ, मुझे होता है सिर में दर्द। ठीक है सर। अभी कुछ नहीं कर रहा, टाइम पास कर रहा, रुक जा, कोई बात, टेंशन ना ले, तेरी वेट कर रहा था। अगला डिफरेंस है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी या वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी जो पहले कैपिटल वापस करती है वो किसकी पैसे वापस करेगी? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। और बाद में जो पैसा बचा, ज्यादा बचा कम बचा, पहले पूरी की पूरी कैपिटल, जितनी उनकी कैपिटल है उनको लौटा देते हैं प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को, अगर है तो, नहीं है तो वो भी नहीं देते। और फिर अगर कुछ बचता है तो सारे का सारा किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर। चलो बाकी ज्यादा गहराई में नहीं जाते, बुक में से पढ़ लेना डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, चलो एक बार निकाल ही लो, डिकी गोल से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, डिकी गोल की बुक का निकालो, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। ये पूरा चैप्टर मैं डिकी गोल से पढ़ाने वाला हूँ। टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, इंपॉर्टेंट है। पहला टाइप क्या है जरा बताना? क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। पता चल रहा है क्यूमुलेटिव क्या होता है अवनी? क्यूमुलेटिव मीन क्या होता है दीजा? क्यूमुलेटिव मीन क्या होता है? क्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना। अरे स्टैट्स में पढ़ा होगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, ऐसा कुछ करते हैं, क्यूमुलेट करना, इकट्ठे करते जाना। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, लेकिन डिविडेंड तो तब दोगे ना जब प्रॉफिट होगा। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट ही नहीं है या कम है, या कंपनी किसी रीजन से नहीं देना चाहती तो नहीं देती। लेकिन दिक्कत है कि क्या वो डिविडेंड उनको अगले साल मिलेगा, या अगले साल उनका पिछले साल का डिविडेंड गया। वो डिपेंड करता है कि वो शेयर क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव है। अगर तो वो क्यूमुलेटिव है तब तो उनका डिविडेंड इकट्ठा होता जाएगा, जब मिलेगा एक साथ, जब भी कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट होंगे कंपनी को देना पड़ेगा। नहीं, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को तब तक डिविडेंड नहीं दे पाएगी कंपनी जब तक पिछला डिविडेंड भी नहीं दे देती प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, उनका पूरा हो जाएगा तो उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर है तो ईयर बाय ईयर उनका डिविडेंड जो उनको नहीं मिल रहा वो डूबता जाता है, डूबता जाता है। हर साल उनको केवल करंट ईयर का डिविडेंड ही मिलने का राइट होता है। किस केस में? नॉन क्यूमुलेटिव। और क्यूमुलेटिव में इकट्ठा होता जाता है। ठीक है, अगला क्या है? पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर। पार्टिसिपेट दो जगह कर सकते हैं, एडिशनली पार्टिसिपेशन हो सकता है प्रेफरेंशियल शेयर का। जैसे मान लो, जैसे मान लो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को हम फिक्स रेट से डिविडेंड देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो उनका रेट ऑफ डिविडेंड 20% है फॉर एग्जाम्पल, तो 20% किसका? कैपिटल का। अब मान लो उनकी कैपिटल 10 लाख की है फॉर एग्जाम्पल, और रेट ऑफ डिविडेंड है 20%, तो कितना डिविडेंड मिलेगा उनको? 2 लाख। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बाकी बचा हुआ सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिलेगा? इक्विटी को। फॉर एग्जाम्पल फर्म को प्रॉफिट हुए 25 लाख, लेकिन एक क्लॉज डाल दिया गया है,
हमने क्लॉज डाला हुआ है कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को फिक्स रेट से 20% डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद इक्विटी को मिलेगा ऑब्वियसली। लेकिन मान लो क्लॉज डाल दिया कि इक्विटी शेयर होल्डर को 30% डिविडेंड देने के बाद भी अगर प्रॉफिट बच जाता है, 30% डिविडेंड देने के बाद भी अगर प्रॉफिट बच जाता है, तो उस प्रॉफिट का 1/4 1/10 जैसे मान लो 1/10 प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को मिलने का राइट होगा। तो ये कौन से प्रेफरेंशियल शेयर कहलाएंगे? पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि पार्टिसिपेट कर रहे हैं बचे हुए प्रॉफिट में। जैसे मतलब अब मान लो प्रॉफिट है, मान लो कैपिटल है, ये तो प्रेफरेंशियल कैपिटल थी, मान लो इक्विटी कैपिटल है 50 लाख की, और कितना परसेंट डिविडेंड के बाद बोला था? 30%। 30% किसका? 50 लाख कैपिटल का कि 25 लाख के प्रॉफिट का? डिविडेंड हमेशा कैपिटल पर दिया जाता है। तो 50 लाख का 30% कितना होगा? 15 लाख। अब प्रॉफिट कितना है फर्म को? 25 लाख। 25 लाख में से 2 लाख का डिविडेंड तो दे दिया हमने प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को, जो फिक्स रेट से 20% बनता था, 10 लाख का 20%। बचा प्रॉफिट 23 लाख। 23 लाख में से भी 30% डिविडेंड दे दिया हमने इक्विटी शेयर होल्डर को, बचा 8 लाख। तो वैसे तो अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग है तब तो पूरा का पूरा बचा हुआ 8 लाख भी इक्विटी को मिलेगा, चाहे आज मिले चाहे कल मिले, वो उनको ही मिलेगा। लेकिन अगर वो पार्टिसिपेटिंग है तो मान लो उसमें क्लोज डाला हुआ है कि बचे हुए प्रॉफिट का 1/10 इनको मिलेगा। किनको? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को। तो यानी कि 80,000 जो है वो उनको अभी मिल जाएगा डिविडेंड, उनका डिविडेंड हो जाएगा 280। अच्छा, बाकी के 720 फिर किसको मिलेगा? इक्विटी को, और कोई है ही नहीं। प्रेफरेंशियल को नहीं मिलता तो इक्विटी को ही मिलेगा ना। अगर वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है फिर तो पूरे का पूरा बचा हुआ 8 लाख उनको मिलना है इक्विटी को। लेकिन पार्टिसिपेटिंग है तो हमने एक क्लॉज डाला था 1/10 का, तो 1/10 इक्विटी को दे दिया, बचा हुआ तो 1/10 दे दिया प्रेफरेंशियल को, और बचा हुआ सारा इक्विटी को मिलेगा। चलो, ये हो गया पार्टिसिपेटिंग है नॉन पार्टिसिपेटिंग। एक और पार्टिसिपेटिंग भी होता है कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जैसा मैंने पहले बताया था, कंपनी पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर की कैपिटल लौटाती है और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल लौटाती है, चाहे वो बहुत, चाहे कितना ही पैसा बच जाए। कभी कभी इसमें भी क्लॉज डाल देते हैं कि ठीक है, पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर की कैपिटल लौटाएंगे, फिर इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल जितनी है वो लौटाएंगे, उसके बाद भी अगर कुछ सरप्लस फंड बचते हैं तो बचे हुए फंड का 1/10 जी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को मिलेगा। तो 1/10 तो मिलेगा प्रेफरेंशियल को, और बाकी जो बचा ऑब्वियसली वो तो इक्विटी को ही मिलेगा। अगर बचे हुए फंड में से प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को मिलने का कोई, हमने ऐसा कोई क्लॉज डाला हुआ है, तो वो भी पार्टिसिपेटिंग कहलाते हैं। तो यानी डिविडेंड में और कैपिटल में कुछ पार्टिसिपेट वो कर रहे हैं क्लॉज के हिसाब से, तो वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर है। और अगर ऐसा कोई क्लॉज नहीं है तो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। भाई तुम्हारा मतलब तुम्हारी कैपिटल से और डिविडेंड से है बस, उसके अलावा मत देखना कुछ भी, तो वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। नेक्स्ट, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल, रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर। देखो, ये तो पक्का है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो लोग कंपनी को पैसा देते हैं। हमने मतलब मैंने अगर मैं कंपनी को, मान लो मैंने शेयर इशू करे हैं, तो लोग मुझे पैसा देंगे, बदले में मैं उनको क्या दूंगा? शेयर को चाटेंगे वो। क्या करेंगे शेयर का? क्या मिलेगा उनको? डिविडेंड। अभी तो बताया, डिविडेंड, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो ऐसे डिविडेंड शेयर होल्डर को देती है। लेकिन ठीक है, को डिविडेंड मिलता रहेगा, उनके मूल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट का क्या हुआ? जो उन्होंने पैसा कंपनी को दिया था वो उनको कभी वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अगर क्लॉज है कि उनका पैसा उनको कभी वापस नहीं मिलेगा, बस डिविडेंड ही मिलता रहेगा जिंदगी भर, तब तो वो है इरिडीमेबल। और अगर उनका पैसा, हमने क्लॉज लगा दिया कि 10 साल बाद हमको हम आपका पैसा वापस कर देंगे, 10 साल तक डिविडेंड देते रहेंगे और 10 साल बाद आपको आपका पैसा वापस कर देंगे, तो वो कहलाते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर। और कन्वर्टेबल है नॉन कन्वर्टेबल, क्या है? बोलो जरा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर। देखो, जैसा मैंने अभी भी बताया
कि मान लो रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर, हाँ मैं बताना भूल गया, इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती। मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 20 साल का ही हो सकता है, 20 साल से पहले पहले रिडम्पशन करना ही पड़ेगा। देखना बुक में 20 साल ही है ना, मैंने चेक नहीं किया, कई बार प्रोविजन चेंज हो जाता। 20 साल है ना पक्का। तो इंडिया में कोई भी कंपनी जो इंडियन कंपनी एक्ट में अंडर रजिस्टर्ड हुई है, कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर तो इशू कर ही नहीं सकती। रिडम्पशन तो आपको करना ही पड़ेगा, मैक्सिमम पीरियड 20 साल हो सकता है। अब रिडम्पशन में भी हम उनको कभी कभी चॉइस दे देते हैं हयात, रिडेम्पशन में उनको चॉइस दे देते हैं कि भाई अगर तुम चाहो तो अपने पैसों के बदले में हमसे ना डिवेंचर ले लेना, या इक्विटी शेयर ले लेना, या नए प्रेफरेंशियल शेयर लेना। नहीं तो क्या दे देंगे हम तुम्हें, नहीं तो क्या देंगे, पैसे तो देंगे ही देंगे, जान थोड़ा दे देंगे। फिर हम उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि चाहो तो हम पैसे ले लेना हमसे, ऐसे की बजाय अगर चाहो तो हमसे इस रेट पर डिवेंचर ले लेना, इस रेट पर इक्विटी शेयर ले सकते हो, इस रेट पे नया प्रेफरेंशियल शेयर ले सकते हो। बट ये ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है कि तुम्हें लेना ही पड़ेगा। वो एग्री करते हैं तो देंगे, नहीं एग्री करते तो क्या देंगे उनको फिर, कैश, वो तो है देना ही देना है। तो ये अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर। चलो ये तो थी थ्योरी की बात। अब आ जाते हैं वापस हम न्यूमेरिकल पे, क्योंकि मैंने बताया थ्योरी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, थ्योरी तो आती ही आती है। अभी और आगे की थ्योरी बताऊंगा जब आने वाले टाइम में, नेक्स्ट क्लास में भी कराऊंगा थ्योरी। रिडीमेबल का मतलब होता है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उनकी प्रिंसिपल अमाउंट हम उनको रिफंड कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने आज से 10 लाख रुपए की कैपिटल ली है, मैं कंपनी हूँ, तो मैंने आपको बोला आपको 6 साल बाद आपका पैसा लौटा दूंगा, तो रिडेम्पशन हो गया, पैसा वापस करना मतलब रिडेम्पशन करना। एक होता है इशू, एक होता है रिडेम्पशन। इशू के टाइम पैसा आता है, रिडेम्पशन के टाइम पैसा चला जाता है वापस शेयर होल्डर के पास। तो अभी हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। एक बार इसको नोट कर लो हेडिंग को, जो मैंने हेडिंग डाली हुई है, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार। इश्यू ऑफ शेयर का मतलब शेयर इशू करना, पैसा आना। फॉर कैश मतलब पैसे के बदले में। और एट पार का मतलब है कि जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए में इशू करा, 50 रुपए का शेयर है तो 50 रुपए में इशू करा, ना ज्यादा लिए ना कम लिए, उसको बोलते हैं एट पार। भाई पेन तो पता नहीं कहाँ है, बिना बुक के बिना पेन के हैं, जुबिन को दे दिया, इतना बड़ा त्याग मत कर भाई। ये ले पकड़। चल रहा है, चल रहा है, पक्का ना, तो ठीक है। तो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर एट पार, कि भाई हर शेयर की ना एक फेस वैल्यू होती है यार, हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है। जैसे मान लो एक शेयर 100 रुपए का है, तो कंपनी कहती है 100 रुपए का शेयर है, उसकी फेस वैल्यू 100 है, हम आपसे 100 रुपए ही ले रहे हैं, ना ज्यादा ना कम, तो उसको क्या बोलते हैं, पार का मतलब ऐसे ही बराबर होता है पार। तो अब आपके आने से पहले क्या हुआ था जो आप पूछ रहे थे मेरे से, उस टाइम मैं ये बता रहा था जो आपका मिस हो गया, कि जैसे मान लो एक शेयर की फेस वैल्यू 100 है, एक शेयर की फेस वैल्यू मान लो कितनी है, 100। तो कंपनी ना 100 के 100 रुपए इकट्ठे नहीं मंगाती, कंपनी कहती है पहले लोगों को बोलती है कि भैया हम आपको इनवाइट करते हैं कि आओ हमारी कंपनी के शेयर खरीदो, और पर शेयर 20 रुपए के एप्लीकेशन की मनी भेजो हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल। यानी जिस भी बंदे ने अप्लाई करना है कंपनी के पास, हर एक शेयर के लिए वो 20 रुपए भेज देगा कंपनी के पास। मान लो राम ने 300 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो राम हमारे पास कितने रुपए भेज देगा एप्लीकेशन के, 600, 6,000 रुपए। कंपनी फिर उसके पास एक अलॉटमेंट लेटर भेजेगी कि हमने आपको शेयर अलॉट कर दिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब ऐसा करिए 100 में से 20 तो आपने दे दिए थे, अब ऐसा करो 40 रुपए और भिजवा दो। क्यों, क्योंकि 100 रुपए तो लेने ही है ना, अभी तो 20 ही आए हैं। तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट की मनी। तो अलॉटमेंट पर शेयर होल्डर यानी कि राम हमें कितने रुपए और दे देगा, 12,000 रुपए। कंपनी कहती है जी 70-60 रुपए हो गए, ऐसा करो 30 रुपए और भिजवा दो कुछ दिनों के बाद, वो होगी फास्ट कॉल। फिर कंपनी कुछ दिन बाद कहती है बच्चे 10 रुपए भी भिजवा दो, वो होगी फाइनल कॉल। तो इस तरीके से कंपनी को धीरे धीरे करके पैसे मिलते हैं। मना कर दे उसे, एप्लीकेशन के पैसे डूब जाएंगे, खत्म, नहीं रिफंड नहीं होंगे, डूब जाएंगे वो पैसे। एक बार कंपनी के पास गया तो मतलब गया।
अब आपकी गलती है, फिर कंपनी किसी और को दे देती है शेयर और उसके पैसे भी रख लेती है। तो क्या इसी को पढ़ेंगे हम फॉरफीचर ऑफ शेयर में। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के पास क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे पैसा आए हैं, तो इंस्टॉलमेंट में ये एंट्री होती है, पहले एप्लीकेशन की, फिर अलॉटमेंट की, फिर फर्स्ट कॉल की, फिर सेकंड कॉल की। लेकिन क्या आ रही थी मेरे बात दिमाग में, भूल गया। चलो चलो नोट करो, हेडिंग डालो। हाँ, ISSHUE क्या हो गई भाई, मेरे को क्या हो गया? अच्छा मैं लिख के ना दो बार ही काटा, मुझे लग रहा था मैं गलत लिख रहा हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता मैं क्या गलत कर रहा हूँ। देखने में अजीब सा लगा था मुझे, मुझे देखने में अजीब सा लगा था। ठीक है, तो इश्यू ऑफ शेयर में सबसे पहले हेडिंग डालो एट पार, यानी कि फेस वैल्यू पे शेयर इशू करे। वो तो खैर आपने हेडिंग में वहां डाल ही दिया होगा, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हेडिंग डालो नंबर 1, एंट्री ऑन एप्लीकेशन, एंट्री ऑन एप्लीकेशन। अच्छा सोच के बताओ, हाँ अब याद आ गया मैं जो बताना चाह रहा था, जो मेरे दिमाग में मिस हो गया था, कि बेसिकली लोग कंपनी को जो पैसे दे रहे हैं उसको अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलते हैं? कैपिटल। भाई शेयर होल्डर ने जो पैसा कंपनी को दिया है, अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। तो कैपिटल लगा रहे हैं लोग, निकाल रहे हैं। क्या एंट्री होती है बिजनेस की बुक में जब कोई बंदा अपने बिजनेस में कैपिटल लगाता है? तो लिखना मत, लिखना मत। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आप देखोगे जब इतनी सारी एंट्री लिखवाने वाला हूँ, अल्टीमेटली होनी यही एंट्री है, कर यही रहे हम एंट्री। ठीक है, देखो कैसे। हेडिंग है एंट्री ऑन एप्लीकेशन। पहले हम एप्लीकेशन के पैसे रिसीव करेंगे या उसके पैसे पहले ही कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे? पहले रिसीव। हमें क्या पता किसको देने किसको नहीं देने, तो उसकी एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ हाँ, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, फटाफट लिखो, टाइम वेस्ट मत करो। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एंट्री ऑन अलॉटमेंट, एंट्री ऑन अलॉट। कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया, 1.5-2 महीने का पीरियड देती है कंपनी, भाई जिसने अप्लाई करना है कर दो। फिर 1.5 महीने बाद फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठता है, जो भी ट्रेजरी डायरेक्टर होते हैं पहले, वो डिसाइड करते हैं भी किसको शेयर देना है किसको नहीं देना, किसको शेयर अलॉट करना है किसका पैसा वापिस करना है। तो जब शेयर अलॉट होते हैं, तो जिन लोगों को शेयर अलॉट कर दिए गए, जिन एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट किए गए हैं, क्या हो पड़ा किसी को? जिन एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट हुए हैं उनका पैसा तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being amount transferred to capital account, being amount transferred to capital account। तेरी तो नंबर 3, इसी में ही नंबर 3 चल रहा है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। जो पैसे एप्लीकेशन में मिले थे वो हमने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। अगर दिमाग लगाओ और देखो तो क्या एंट्री बनी दोनों की, कंबाइंड एंट्री बनाओगे तो ये जो दो एंट्री आपके सामने नजर आ रही है, इनकी अगर मैं कंबाइंड एंट्री बनाने के लिए बोलूँ तो क्या बनेगी? बैंक डेबिट टू कैपिटल। तो वही कर रहे हैं हम। अब हेडिंग डालो अगला, मतलब अलॉटमेंट में ही, अलॉटमेंट में एक एंट्री तो ये हो गई, दूसरी एंट्री लिखो
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कुछ पूछना है? आ रहा हूं। अब अलॉटमेंट के पैसे हमने ड्यू तो कर दिए कि लाओ जी अलॉटमेंट के पैसे लाओ। रिसीव की क्या एंट्री होगी? एक मिनट। मिलने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। यानी हमने ना शेयर होल्डर को डेबिट करके डेटर बनाया कि जी अलॉटमेंट के पैसे दे दो। ध्यान रखना अनन्या, अलॉटमेंट एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल ये सब पर्सनल अकाउंट का क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन नेचर का नेचर क्या है? पर्सनल अकाउंट। डेबिट इफ अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सन इन फ्यूचर। हमने शेयर होल्डर को डेबिट करके हमने डेटर बनाया है। अब पैसे मिल जाएंगे तो क्रेडिट करके अकाउंट बंद कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर पैसे मिल गए अकाउंट क्लोज कर दिया। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। और नरेशन जरूर लिखना अभी। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। हो गया। नेक्स्ट देखो, एंट्री ऑन फर्स्ट कॉल। तो नारंग भाई अलॉटमेंट के टाइम तीन एंट्री होती है। एप्लीकेशन के पैसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, अलॉटमेंट के पैसे ड्यू होते हैं, अलॉटमेंट के पैसे मिलते हैं। अब फर्स्ट कॉल पे दो एंट्री होंगी। पहले ड्यू में जाएंगे पैसे, फिर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। और फिर रिसीविंग की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। पहले शेयर होल्डर को डेबिट करके हमने अपना डेटर बनाया और फिर हमें पैसे मिल गए। पहले हमने शेयर होल्डर को डेबिट करके डेटर बनाया, फिर हमें पैसे मिल गए। और अगर कंबाइंड एंट्री बनाओगे तो फिर वही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैं फाइनल कॉल की एंट्री नहीं लिख रहा, फाइनल कॉल की सेम एंट्री हो जाएगी, सेम। पहले ड्यू हो जाएगी फिर रिसीव हो जाएगी, सीधी सी बात। ठीक है, पहले ड्यू कर देंगे फिर रिसीव कर देंगे। जैसे अलॉटमेंट ड्यू किया रिसीव किया, फर्स्ट कॉल ड्यू किया रिसीव किया, फाइनल कॉल ड्यू किया रिसीव किया, सेम हो जाएगी। हो गया जी सबका। आगे चला जाए, चले। अगला है पेमेंट ऑफ शेयर एक्सपेंसेस। हेडिंग डालो पेमेंट ऑफ शेयर एक्सपेंसेस। इस सारे प्रोसीजर में खर्चा भी हो जाता है, इस सारे प्रोसीजर में खर्चा भी होगा। किसी को कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो कहने का जैसे एडवर्टीजमेंट ही कर दिया हमने, कुछ कर दिया। खर्चे को क्या करते हैं हमेशा? डेबिट। तो शेयर एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक। शेयर इशू expense debit to bank being payment of share issue expenses. नेक्स्ट हेडिंग है, इसमें साफ साफ लिखो इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। यहाँ हमने शेयर इशू करे कैश के अलावा किसी और पर्पस के लिए। प्रमोटर्स
कुछ जानते हैं प्रमोटर कौन होते हैं? इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। प्रमोटर वो होते हैं जिन्होंने कंपनी, जिनके दिमाग में कंपनी बनाने का आइडिया आया, जिन्होंने कंपनी बनाने का, रजिस्ट्रेशन कराने का पूरा प्रोसीजर फॉलो करा। कंपनी का नाम क्या होगा, कहाँ बिजनेस करेगी, उसका रजिस्ट्रेशन, सारी मेहनत करी। उसके मेहनत के बदले में एज ए कंसिडरेशन हम उनको शेयर दे देते हैं। बदले में क्या लेते हैं हम उनसे? तो क्या लेते क्या है? चीज, काम कराया, सर्विस ली है, सर्विस के बदले में शेयर दिए। लेंगे तो ना, कुछ लिए तो बदले में क्या, सर्विस के बदले में दे रहे हैं भाई। तो फॉर्मेशन कॉस्ट डेबिट या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट, फॉर्मेशन कॉस्ट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर इश्यूड टू प्रमोटर्स, बीइंग शेयर इश्यूड टू प्रमोटर्स। फॉर्मेशन कॉस्ट या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी लिख सकते हो। फॉर्मेशन कॉस्ट या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, कंपनी का रजिस्ट्रेशन जब होता है तो उसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, तो उसकी कॉस्ट है बेसिकली। इश्यू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स, इश्यू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स, हेडिंग डालो, इश्यू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स। तो अंडरराइटर्स कौन होते हैं? मैं समझ गया आपकी फीलिंग। आप बताओ, सही बोल रहे हो? सही सब बोल नहीं पा रहे, फील समझ गए आप जो बता रहे हो। ये गारंटर है, बिल्कुल सही आप, ये गारंटर्स हैं जो कंपनी को गारंटी देते हैं कि तुम्हारे इतने शेयर हम इश्यू करवाएंगे, और नहीं हुए तो बस भाई सुन ले है, आप फिर कहेगा सर क्या पूछ रहे हो, हाँ बोलना एक बारी। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? जो गारंटी देते हैं कंपनी को कि हम तुम्हारे शेयर इश्यू करवाएंगे, नहीं हुए तो हम ले लेंगे। अब बदले में कंपनी को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना गारंटर को, उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन, खर्चा है ये भी। अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट, आप क्यों नहीं लिखा मैं? टू अंडर राइटर्स अकाउंट, बेसिकली ये मैंने पैसे ड्यू करे हैं, कमीशन ड्यू करी है। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, ये ड्यू करने की एंट्री है। और जब बदले में शेयर देंगे तो एंट्री होगी अंडर राइटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले तो अंडर राइटर्स को क्रेडिट करके अपना क्रेडिटर बनाया, भाई हमने पैसे देने हैं। फिर उनको शेयर दे दिए तो उनको डेबिट करके उनका अकाउंट बंद कर दिया। हो गया जी सबका? बीइंग शेयर इशू टू अंडर राइटर, बीइंग शेयर इशू टू अंडर राइटर। अभी जब आप क्वेश्चन करोगे एक दो दिन, सबने नरेशन लिख के आनी है, अदरवाइज होगा क्या, मैं आपसे पूछूंगा भाई फाइनल कॉल ड्यू करो, फिर हयात कहेगा सर क्या करूं, कि क्या रहे हो आप? अभी तो इसको ये समझ नहीं है कि अभी क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनल जब आप क्वेश्चन करोगे तो लिखना नरेशन, ड्यू रिसीव, ताकि मैं बोलूँ ड्यू की एंट्री बताओ तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। आपको भी बताओ कि आप किस चीज की एंट्री कर। तूने मुन्ना भाई एमबीबीएस देख लिया? टीचर कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, सर वो रूम चेंज कराने का प्रोसीजर क्या है, मतलब नॉलेज लेने की बात पे उस पर फोकस नहीं कर रहा, नरेशन लिखने के नंबर है क्या? ये 11th के बच्चे स्टार्टिंग दूसरे तीसरे दिन पूछते हैं।
ट्वेल्थ का चेकअप पूछता है। हैं। होते हैं नंबर, कट जाएंगे नंबर, नरेशन नहीं लिखोगे तो। जर्नल एंट्री में नरेशन लिखनी पड़ेगी। हेडिंग डालो फॉर असेट्स। अभी वो चल रहा ना, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहला था प्रोमोटर्स को शेयर इशू करे, फिर था अंडरराइटर्स को करे, अब है असेट्स के बदले में फॉर असेट्स। यानी कि हमने कोई एसेट परचेज करी और बदले में हमने शेयर इशू कर दिए। हमने कोई एसेट परचेज करी और बदले में शेयर इशू कर दिए। तो इसमें भी दो एंट्री होती है। पहले एसेट खरीदने की एंट्री होती है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर बीइंग असेट्स परचेज फ्रॉम डैश डैश डैश। असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, हमने वेंडर को क्रेडिट करके अपना क्रेडिटर बना लिया। क्या करें? खड़े कर दे। तो वेंडर को हमने अपना क्रेडिटर बना लिया। अब बदले में हमको क्या देंगे? पैसे या शेयर या ड्राफ्ट, मतलब या फिर कोई या फिर हमने लोन मान लिया, जो भी है जनरली यही होता है, पैसे देते हैं कुछ या फिर शेयर दे देते हैं। शेयर देने की क्या एंट्री होगी? वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये कर चुका है ना डिबेंचर में, इसलिए इतना इतना आ रहा है। वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर इश्यूड टू वेंडर। वेंडर को डेबिट करके उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। बीइंग शेयर इश्यूड टू वेंडर। हो गया जी सबका? कोई क्यों पीछे रह जाता है हमेशा? वही लिख रहे हैं, तेरे को बोलना जरूरी और कुछ बोल लेगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन। एक बार देखना, शायद नई बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। एक बार निकाला इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5, डीके गोयल, एडिशन 2026 फॉर एग्जामिनेशन 2026, पेज नंबर 6.21। स्टेटमेंट है, कॉमन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। वैसे ही लिख रहा हूँ सबरी, जिनके पास बुक नहीं है। 50,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। ये कहाँ से पकड़ पकड़ के ले आया है तू? ये लिखा पड़ा इलस्ट्रेशन में 5, 6 बार बोल चुका हूँ, 6 बार बोल चुका हूँ। कितना पेशेंस रखूं तेरे लिए? पेमेंट पर मेड एट फॉलोज, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल। लिखना नहीं है तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, लिख के स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करो। इधर देखो, क्वेश्चन इतना करो कि मेमोरी में आ जाए। 10 का शेयर है, 3 3 2 2, ऑल द शेयर वर अप्लाइड। यानी जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन इश्यू करना चाहते थे उतने के लिए एप्लीकेशन आई है। अरे रुक जाना यार, क्यों नोट कर रहा है? बोल तो रहा हूं नहीं करना। क्वेश्चन पे ध्यान कर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट एंड शो द बैलेंस शीट। नहीं करनी अभी, हम खाली जर्नल एंट्री करेंगे अभी। Assuming that all the sum due on allotment and call money have been received, ये मानकर के सारे पैसे मिल गए हैं। ध्यान से सुनना। शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹20,000, शेयर इशू करने में 20,000 रुपए खर्च हो गए। एंड 4,000 फुल्ली पेड शेयर वाज इशूड टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज। प्रमोटर को उनकी सर्विसेज के बदले में मैंने 4,000 शेयर इशू करे हैं। 20,000 का खर्चा हो गया, शेयर इशू एक्सपेंसेस, और 4,000 शेयर हमने प्रमोटर को इशू करे हैं। ठीक है जी, पास द जर्नल एंट्री। तो चलो अब करो मेरे साथ साथ, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो। तो सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन की मनी हमें सबसे पहले रिसीव होती है। लोग हमारे पास अप्लाई करते हैं, हमें पैसे मिलते हैं।
बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो कितने पैसे? 50,000 शेयर है और हर एक शेयर पर हमें 3 रुपए मिल रहे हैं। 1,50,000, 50,000 शेयर है और हर शेयर पर हमें 3 रुपए मिल रहे हैं। और फिर साथ के साथ इन पैसे को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चुप हो जा भाई, कितना शुरू हो जाएगा। आगे की लाइट बंद कर दो, एक लाइट बंद कर दो आगे, बस ठीक है। ये तो होगी एप्लीकेशन की एंट्री। अलॉटमेंट की क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन, अच्छा हाँ, ये हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करी है, लिखना चाहिए था आपको ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये हमने अलॉटमेंट की मनी ड्यू करी, कितने रुपए ड्यू करेंगे? वही सेम 150, क्योंकि अलॉटमेंट भी 3 रुपए की है। 50,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख। तो ड्यू हो गया। अब रिसीविंग के टाइम सेम अमाउंट रिसीव होने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन आपके लिए छोड़ दी मैंने, कहा आप समझदार आदमी, खुद ही लिख लोगे। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, सेम फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, रिसीव की हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। लिखते रहो, लेकिन यहाँ पर 1 लाख रुपए आएंगे 2 रुपए के हिसाब से। आलस मत करना, लिखते रहना। ये थी ड्यू करने की एंट्री, रिसीव की हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, वही सेम 1 लाख। ये तो हो गई फर्स्ट कॉल तक की एंट्री। सेम फाइनल कॉल की हो जाएगी। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ऐसे भी कर सकते हैं, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल, यानी कि 2 रुपए के हिसाब से वही 1 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल, सेम 1 लाख। चलो यहाँ पे कर लो, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद शेयर इशू करने में हमारे 20,000 रुपए खर्च हो गए, तो एंट्री कर दो। शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक। और जो प्रमोटर्स को हमने शेयर दिए उनकी सर्विसेज के बदले में 4,000 शेयर दिए हैं। एंट्री बताई थी मैंने जुबिन, जो प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में शेयर दिए। इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? कैसे आया 40,000?
4000 शेयर दिए भाई, 4000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो कितने के हो गए? 40,000। बस सबसे अच्छी बात ये है इस वक्त की, सुन लो सब लोग, कि जो इलस्ट्रेशन मैं करा रहा हूँ उसी नंबर का क्वेश्चन तो करना ही करना है आपको। या कह लो अगर आप 10वां क्वेश्चन कर रहे हो डीकी का, 10वां क्वेश्चन में के पॉइंट में आप अटक गए हो, तो जो भी नया, हर क्वेश्चन में एक नया टॉपिक है, तो आप उसी नंबर की इलस्ट्रेशन देख लो, सेम टू सेम मिलेगी आपको। आप इलस्ट्रेशन देख के समझ सकते हो, आपके पास एक ऑप्शन है। और एक 12th का बच्चा ऐसा भी जिसको मैं जानता हूँ, जिसने पूरा चैप्टर इलस्ट्रेशन देख देख के कर लिया था, ट्यूशन में नहीं पढ़ा था, पूरा इलस्ट्रेशन देखना, कॉलेज में न ट्यूशन में। मैं ये पूरा चैप्टर मैंने इलस्ट्रेशन पढ़ पढ़ के किया था डीकी गोयल। अगर आप भी एफर्ट करोगे, डीके गोयल की बुक थी तब हमारे टाइम में, तब भी डीके गोयल होती थी। बाद में समझ में आया कि टीएस गिरवाल को देखा तो कितनी बेकार किताब है डीके गोयल के कंपैरिजन में। अगर आप चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कंपेयर करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा मैं डीके गोयल के लिए क्यों बोल रहा था ये बुक बहुत अच्छी क्यों है, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है, सिस्टमेटिक अप्रोच से टॉपिक दिए हुए हैं, आप पढ़ते चलो समझ में आता जाएगा। एक एक वर्किंग नोट इतने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। अब करना नहीं चाहते तो एक अलग बात है। तो आपका आज का होमवर्क केवल इतना है कि आपने इलस्ट्रेशन नंबर 5 करी है, तो घर में जाके क्वेश्चन नंबर 5 करना है, बस इतना करना है। आज का यही होमवर्क है आपका। बोलो।